हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 उत्तक के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका अति लघुतरीय का वीडियो बना दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप पूरे चैप्टर्स के अति लघुतरीय प्रश्नों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो सेशन चला रहे हैं वो लघुतरीय प्रश्नों का चला रहे हैं। सभी चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न आपको कराएंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहे। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। जो लघुतरीय प्रश्न इसमें सारे के सारे दिए गए हैं, उन सभी का उत्तर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि उत्तक क्या है, ये आपको बताना है। उत्तक का परिभाषा यहाँ पे सीधे आप दे दीजिए, वही आपका उत्तक क्या है के बारे में बता देगा। हमने लिखा भी है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता होती है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बहुकोशिकीय कहने का मतलब एक से ज्यादा कोशिका रहने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, ये सभी बहुकोषीय जीव हैं। तो इनमें अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। इसी के वजह से उत्तकों की इनमें उपयोगिता होती है। हमने लिखा भी है कि बहुकोषीय जीवों में अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से हो, इसलिए उत्तकों की उपयोगिता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि विभज्योतकी उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर होता है। उत्तर में हमने लिखा है कि विभज्योतकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, जबकि विभज्योतकी जो उत्तक होता है उसकी वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है और उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होता है। तो आप देख पाए कि जो अस्थायी उत्तक है उसमें क्या होता है और विभज्योतकी उत्तक क्या होता है। विभज्योतकी उत्तक क्या होता है, तो ये जीवित कोशिका होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जीवित कोशिका होता है। लेकिन जो अस्थायी उत्तक है ये विभज्योतकी के वृद्धि के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, ये अस्थायी उत्तक विभज्योतकी उत्तक से ही बनता है और इसमें विभाजन की कोई क्षमता नहीं होती है। फिर आगे बढ़िए तो कहता है कि मृदुतक कहाँ पाया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये अस्थायी उत्तक में पाया जाता है। फिर उसके बाद है स्थूलकोण उत्तक के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यह पौधों में भोजन निर्माण करता है। ये स्थूलकोण उत्तक का काम होता है। अगला है सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। हमने लिखा भी है सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरल अस्थायी उत्तक जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती है। जो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं हैं उसे मृत या मरा हुआ क्यों कहते हैं। तो इसमें हमने लिखा है इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, इसलिए दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं या मृत कहलाती हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। उत्तर में हमने लिखा है यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करती है, इसलिए पौधों में इसका महत्व अधिक होता है। यानी जो दृढ़ उत्तक है वो पेड़ को सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है, उसे लचीलापन होने में सहायता प्रदान करता है और उनको ये सामर्थ्य देता है कि वो सीधे तरीके से खड़ा रहे। तो इसलिए इनका महत्व पौधों में अधिक रहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है। देखो, एक कॉर्क कोशिका कहने का मतलब है छाल। जो आप देखते हैं ना किसी पेड़ पौधे के बाहरी जो परत होती है उसी को हम लोग कॉर्क बोलते हैं या उसी को हम लोग छाल कहते हैं। तो इनका निर्माण कब होता है। तो बहुत पेड़ पौधे बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वो बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उनमें कॉर्क का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। उत्तर में हमने लिखा है जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनमें बाहरी उत्तक विभाजित होकर
कॉर्क का निर्माण करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि कॉर्क का निर्माण कब होता है और कैसे होता है, ये सारे चीजों को भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है कि जाइलम एवं फ्लोएम पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों में जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पहुंचाते हैं। ये इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। तो इसका उत्तर भी हमने लिखा है। इसके 4 कार्य, इनके 4 अवयव हैं और चारों के कार्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वाहिकाएं या ट्रैकिडस। इसका क्या होता है काम, तो ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का एक कार्य करती है। सेकंड है वाहिकाएं, ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है, यानी जो पत्तियां होती है उन तक ये पहुंचाती है जड़ से जल और खनिज लवण। फिर उसके बाद जाइलम तंतु, ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जो जाइलम तंतु है ये पौधे को क्या करता है, यांत्रिक सहायता, यानी अंदर से ये सहायता प्रदान करता है खड़े रहने के लिए या अन्य कार्यों के लिए। फिर उसके बाद आता है जाइलम तंतु, ठीक है। तो यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर, ठीक है, किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें, यानी फ्लोएम के जो तत्व हैं उनका क्या कार्य है उनको आप यहाँ पे लिखिए। तो फ्लोएम के भी 4 मुख्य तत्व हैं। पहला है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं क्या करती है, तो इनके द्वारा जो तैयार भोजन होता है वो पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है, ये नालिका के द्वारा ही जाता है, ठीक है। सेकंड है सहकोशिकाएं, यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है। थर्ड है फ्लोएम या बास्ट तंतु, ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। फ्लोएम मृदुतक, इनमें भोजन संचित रहता है और ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे चारों के जो मुख्य कार्य थे वो आपको यहाँ पे हमने बता दिया, आपको इसी तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 में कहता है एपिथेलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों को लिखे। एपिथेलियम के किन्हीं 3 कार्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। एपिथेलियम ऊतक के 3 कार्य निम्न हैं। फर्स्ट आपका है विसरण, सेकंड आपका सुरक्षा, थर्ड आपका अवशोषण, और एक और कार्य होता है जिसको श्रवण भी बोलते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्य लिखने की बात करी थी, तो हमने यहाँ पे 3 कार्य को लिख दिया है। फिर उसके बाद कहता संयोजी ऊतक क्या है, इनके कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है संयोजी वह ऊतक होता है जो अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर उन्हें मजबूती और सहायता प्रदान करता है, जैसे एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, उपास्थि। यहाँ पे हमने 2 के जगह 4 एग्जाम्पल दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एरियोलर ऊतक भी संयोजी ऊतक है, एडिपोज ऊतक भी संयोजी ऊतक है, अस्थि भी, उपास्थि भी, ये सारे के सारे क्या हैं, संयोजी ऊतक है। ये सारे के सारे एक दूसरे को बांधकर एक साथ मजबूती प्रदान करते हैं, उनको सहायता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइए। 15 कहता है कि एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें, यानी एरियोलर ऊतक के क्या कार्य है उनके बारे में आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। ये कौन से ऊतक का काम होता है, तो ये आपका एरियोलर ऊतक का कार्य होता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 कहता है कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। उत्तर में हमने लिखा है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि जो लिगामेंट है ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, टेंडन मांसपेशी और अस्थि दोनों को जोड़ता है, जबकि जो लिगामेंट है ये
केवल और केवल हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है फर्स्ट कार्य यह है कि यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। सेकंड हमने लिखा है यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। थर्ड में हमने लिखा है यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करती है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो ये सारे के सारे इसका कार्य है एडिपोज ऊतक का या वसामय ऊतक का। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है और इन्हीं कारणों से इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है लसिका क्या है। लसिका के बारे में आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है लसिका एक वर्णहीन द्रव्य है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, उन्हीं को हम लोग लसिका कहते हैं। फिर कहता है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है। इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है ऐच्छिक वे पेशियां होती हैं जो जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इन्हीं कारण से इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। और अनैच्छिक पेशियां वे होती हैं जो जंतु के इच्छाधीन यानी इच्छा के अनुसार वो संकुचन नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे कि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इन्हीं कारण से इन्हें हम लोग ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं या इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करिए कि तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हमने उत्तर में लिखा है तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। जो तंत्रिका ऊतक है ये संवेदना को या कह सकते हैं चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका क्या है। तो इसका जवाब है यहाँ पे कि जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इन्हें तंत्रिका कहते हैं। जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका कहते हैं। फिर उसके बाद है एक्सॉन और डेंड्राइटस में क्या कार्य है, यानी एक्सॉन और डेंड्राइटस का कौन सा कार्य होता है ये आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है कि जो एक्सॉन है वो आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। एक्सॉन है वो आवेग को साइटन से कहाँ ले जाता है, आगे की ओर ले जाता है, जबकि जो डेंड्राइटस है ये आवेग को साइटन में लाता है। आवेग को साइटन में लाता है और एक्सॉन क्या करता है, साइटन से आगे ले जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 तक ही इसमें क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।